कि जब से ये डिजिटल युग आया है और नई पीढ़ी आई है तो गांधी को लेकर के तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई हैं और गांधी वर्सेस भगत सिंह भी खड़ा किया गया है। ये पूरा डिजिटल जो वर्ल्ड है इसके अंदर हम सब लोग एल्गोरिथम के कैदी हो गए हैं। गांधी को लोग जो डिसलाइक करते हैं, क्या एक कारण है कि उन्होंने गांधी को इतना पढ़ा नहीं? कि ये तो समस्या कुछ स्टेट की भी है, कुछ हमारे सिलेबसेस की समस्या है। तो ये जो मान्यता है गांधी जी की, वो अहिंसा के सिद्धांत के लिए या हिंदुस्तान की आज़ादी में उनके योगदान को लेकर के? गांधी केवल आज़ादी के योद्धा नहीं है, गांधी जो है वो मानव मुक्ति के योद्धा है। क्योंकि गांधी केवल भारत के नायक नहीं, गांधी मानवता के नायक है। गांधी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो तीनों की फांसी होनी थी उसको रुकवाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। गांधी की अपनी सीमाएं थी, गांधी कोई सॉवरेन स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, गांधी केवल एक आंदोलन के नेता थे। लेकिन लोगों का मानना है कि गांधी चाहते तो उनकी फांसी को रुकवा सकते थे। तो गांधी चाहते तो तभी देश को आज़ाद क्यों नहीं करवा सकते थे? कई लोग ये भी तर्क देते हैं कि उस समय यदि भगत सिंह की फांसी रुक जाती तो गांधी से भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाते और गांधी से भी ज़्यादा बड़ा उनका योगदान होता, तो शायद ये भी एक कारण हो सकता। भगत सिंह की क्रांतिकारिता, भगत सिंह की प्रतिभा, वो निस्संदेह बहुत, भगत सिंह की प्रतिभा में कोई कमजोरी नहीं थी, बट गांधी गांधी है, भगत सिंह है। गांधी जी पर दूसरा जो बड़ा आरोप लगता है वो ये है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करवा दिया। गांधी ने तो ये कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा। हिंसा का स्तर इतना ज़्यादा व्यापक था कि अंत में वल्लभ भाई पटेल ने एक बात कही कि अगर हम इस आज़ादी को, भले ये खंडित आज़ादी है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो पूरा देश एक सिविल वॉर में चला जाएगा। 1946 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना था। 15 में से 12 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार पटेल को अपना नेता चुना और 3 उन्होंने भी नेहरू को नहीं चुना, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सरदार पटेल से अपना नॉमिनेशन वापस करवाया और नेहरू को प्रधानमंत्री चुना। पटेल और गांधी की उम्र के अंदर केवल कुछ महीनों का ही अंतर था, तो गांधी के समवयस्क थे। और नेहरू कितने छोटे थे गांधी से? वो गांधी से लगभग 20 ईयर्स छोटे थे, 20 साल छोटे। कि अगर नेहरू सत्ता में आते हैं तो 20 ईयर्स या 12 ईयर या 15 ईयर इस देश को लीड करेंगे, और ये हुआ भी। 1950 में पटेल का निधन हो गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने को लेकर भी विवाद होता है। लोग कहते हैं कि भारत माता है और भारत माता का कोई पिता कैसे हो सकता है, राष्ट्र का कोई पिता कैसे हो सकता है? सच बात है कि राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन लोगों ने इस राष्ट्रवाद की अवधारणा को डेवलप किया उन्हें वहाँ का राष्ट्रपिता कहा जाता है। हिंदुस्तानियों के लिए गांधी एक ऐसा शब्द है जिसे दुनिया के किसी भी कोने में बोल दें तो उन्हें परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती कि किस देश से हैं। लेकिन गांधी को लेकर पिछले कुछ समय में अपने ही देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई। आज मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एक सच्चे गांधीवादी सुनील शर्मा जी। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार मंडलेश्वर, आपने मुझे बुलाया, उसका मौका दिया, और वो भी बी ऑनेस्ट, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही खूबसूरत शीर्षक, और इस शीर्षक वाले किसी पॉडकास्ट में आना मेरे लिए खुद के लिए बहुत खुशी की बात। हमारे लिए भी खुशी की बात है कि आप गांधीवादी हैं, और गांधी जी तो कहते ही थे, उन्होंने किताब भी लिखी थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो हमारे भी सत्य के साथ पॉडकास्ट पे प्रयोग होंगे आज आपके साथ में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि ये गांधीवाद है क्या? आप गांधीवादी हैं, हम सुनते भी हैं कि गांधीवादी नेता है ये, तो ये गांधीवाद क्या है? देखिए, अगर गांधी की बात करें तो गांधी एक समाधान है, और हर समस्या का समाधान एक जीवन का एक दर्शन है। और वो जो जीवन का दर्शन है उसके अंदर अंत्योदय है, उसके अंदर जो पंक्ति में जो सबसे पीछे खड़ा इंसान है उसके कल्याण को भी आपको सुनिश्चित आपको करना है। तो यानी अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो उसमें सबसे जो पीछे खड़ा है उसको कैसे टेक केयर करना है। इंडिविजुअल जो वेल्थ है, इंडिविजुअल वेल्थ भी समाज के इंटरेस्ट में कैसे खर्च की जाए, वो जो उनकी जो ट्रस्टीशिप है वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत एक बात है। उनके राम राज्य की बात की जाए तो वह मानवीय नैतिकता का इतना उत्थान कर दिया जाए कि स्टेट जो है उसको इंटरवेंशन की बहुत ही कम जगह रह जाए। तो गांधी, सच बात तो ये है कि वर्तमान जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो वर्ल्ड है उसके अंदर एक समाधान प्रस्तुत करते हैं, समस्या प्रस्तुत नहीं करते, वो हर चीज़ की समाधान प्रस्तुत करते हैं। भले क्योंकि आज का जो भारत है उसमें वो ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। जब एक हम धार्मिक आप हेट के ऊपर बात कर रहे हैं, आप जातीय वैषम्यता और जातिगत जो एक हम जातीय संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, उन सब में गांधी एक बहुत ही खूबसूरत एक ऐसा समाधान प्रस्तुत करते हैं
कि अगर आप उस समाधान को अगर आप पाएंगे तो मेरा तो उसमें कोई शक ही नहीं है कि हम ट्रू सेंस में राम राज्य को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने कहा कि गांधी आज के समय में ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, लेकिन ये भी देखा जाए कि जब से ये डिजिटल युग आया है और नई पीढ़ी आई है तो गांधी को लेकर के तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई हैं और गांधी वर्सेस भगत सिंह भी खड़ा किया गया है। और जाहिर सी बात है, जो यूथ पीढ़ी होती है उसमें युवा जोश होता है और वो भगत सिंह को ज़्यादा पसंद करती है। तो गांधी को लेकर के खुद ही हेट का माहौल बनाया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मंडलेश्वर आपको एक बात बताता हूँ कि ये पूरा डिजिटल जो वर्ल्ड है इसके अंदर हम सब लोग एल्गोरिथम के कैदी हो गए हैं और कॉन्सेंट मैन्युफैक्चर की जा रही होती है। तो सच बात तो है कि इसमें कोई शक नहीं कि आज़ादी के बाद कुछ ऐसे लोग थे, क्योंकि आज़ादी के बाद गांधी के जो उत्तराधिकारी थे वो सत्ता में आए और सत्ता से सारी अपेक्षाएं पूर्ण कभी भी नहीं होती, भले वो नेहरू जैसे महानायक सत्ता में आए हों जिनके पास अपने एक विजन था, जो एक मॉडर्न स्टेट के अंदर आज इन हिंदुस्तान में जिन भी चीज़ों पे आप गर्व कर सकते हैं वो सब चीज़ें नेहरू के उस विजन का हिस्सा थी, जिसके अंदर भारतीय संविधान को भी अगर आप लेंगे तो सच बात हो कि नेहरू का वो ब्रेन स्कैन है कि नेहरू कैसा भारत बनाना चाहते थे, ये भारतीय संविधान के अंदर निहित है। और उसके बाद उन्होंने उनकी जो पंचवर्षीय योजना है वो जो सब चीज़ें थीं जिन्होंने आज भारत को एक सशक्त एक मॉडर्न स्टेट के रूप में पूरे वैश्विक पटल पे स्थापित किया है, वो सब नेहरू की देन है। अब मगर क्योंकि नेहरू खुद गांधी के उत्तराधिकारी थे और बहुत सारी अपेक्षाएं लोगों की पूरी नहीं भी होती है, तो धीरे धीरे गांधी के खिलाफ लोगों के अंदर एक विष का वमन किया जाने लगा, जो नेहरू के गांधी के उत्तराधिकारियों को पराभूत नहीं कर पा रहे थे उन सब लोगों के द्वारा। और उसके बाद तो आप ये देखिए ना, अब तो हम एल्गोरिथम के कैदी हैं। अगर थोड़ा सा भी हम उस थॉट की तरफ इंक्लाइंड है तो दिन भर आपको आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर आपको उसी एल्गोरिथम पे बेस्ड रील्स दिखाएगा। तो आपकी अगर लाइट से डिसलाइकिंग है तो उसको हिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए जो मॉडर्न जो वर्ल्ड है, स्पेशली मॉडर्न जो यूथ है, वो अब एल्गोरिथम का कैदी हो गया है। ये हम सब के लिए चुनौती की बात है। एज एन एकेडमिशियन, एज एन सोशोलॉजिस्ट, हम सब लोगों के लिए चुनौती की बात है कि इस पीढ़ी को एक सेन जनरेशन कैसे बनाया जाए, क्योंकि एक इंसेनिटी, देखिए सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई है, मगर ये सोशल मीडिया का अनसोशल फेस है जिसको हम सबको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज तो आप इस बात को देखिए ना कि आज अगर पूरी दुनिया के अंदर आप ये देखिए हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ भी गांधी की मूर्ति स्थापित की गई है। वो हाउस ऑफ कॉमन्स जिस ब्रिटिश साम्राज्य को की चोले गांधी ने हिला दी, अगर आपका अपोनेंट भी आपको आपकी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट कर रहा है, गांधी का इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा? ये बिल्कुल सही बात है कि गांधी की कई देशों में मूर्तियां हैं, अपने देश में भी कई जगह मूर्तियां हैं। लेकिन जो विडंबना की बात है वो ये है कि आपने कहा कि हम जो युवा है वो एल्गोरिथम का कैदी हो गया है। ये ठीक बात है, लेकिन फिर भी एल्गोरिथम में हम गांधी को लेकर जो पॉजिटिव बातें हैं वो क्यों नहीं पहुंचा पा रहे उन तक, ताकि एल्गोरिथम उनके अकॉर्डिंग पॉजिटिव चीज़ें दिखाए? देखिए, अभी तो मैं कह सकता हूँ सत्यकल परेशान तो हो सकता है, मैं पराभूत नहीं हो सकता है। गांधी के बारे में आज भी सुनील शर्मा आपके सामने बात कर ही रहे हैं ना, तो ये गांधी की प्रासंगिकता ये कि उनकी मृत्यु के भी कई सालों बाद जो लोग पैदा हुए हैं वो भी आज गांधी के प्रशंसक हैं। और ये जो बादल हैं, जो हेट के बादल हैं, जो घृणा के बादल हैं, ये देर सवेर ये छटेंगे और वापस गांधी का जो उजरा जो चेहरा है, जो चरित्र है, जो दर्शन है, वो लोगों के सामने जाएगा और वो उस दर्शन को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। हर जो स्टेट होता है उसको कन्फ्यूजन होता है कि वो एक नैरेटिव सेट करेगा और वो नैरेटिव परपीचुअल हो जाएगा। ये स्टेट्स की प्रॉब्लम है। अगर आप ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने की चेष्टा की। उससे पहले अगर आप मुगल्स की बात करें तो उन्होंने पर्शियन हिस्टोरियन से कुछ लिखवा कर, वो फरिश्ता जैसे लोगों से लिखवा कर, या मिलाजुस सिराज से या बदायूनी से इनसे लिखवा कर उन्होंने सोचा कि एक नैरेटिव वो सेट कर देंगे। फिर अंग्रेज़ों का दौर आया तो उन्होंने जेम्स मिल जैसे लोगों से या विलियम हंटर जैसे लोगों से लिखवा कर एक नैरेटिव सेट किया। आज की मॉडर्न अभी जो वर्तमान सरकार है वो भी एक नैरेटिव सेट कर रही है। मगर ये सब नैरेटिव आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये सत्य को थोड़े देर के लिए एक्लिप्स तो कर सकते हैं, उस पर ग्रहण तो लगा सकते हैं, मगर जैसे सूर्य वापस ग्रहण से मुक्त होकर चमकता है, गांधी का भी निसंदेह वो भी इस ग्रहण से मुक्त होकर वैसे ही चमकेंगे। भारतीय आकाश पर नहीं, मानवीय सभ्यता के इतिहास के ऊपर वैसे ही चमकेंगे।
और चमकना सुनिश्चित है। लेकिन फिर भी आप मानते हैं कि लगभग पिछले जो 20-25 साल हैं उसमें गांधी की पैरवी करने वाले लोगों की कमी आई है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि खुद मैं जिस दल से संबंधित हूँ वहाँ भी गांधी को डिफेंड करने की वैसी चेष्टाएं नहीं की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि गांधी को, हालांकि गांधी खुद हमें डिफेंड करें, हम क्या गांधी को डिफेंड करें, मगर फिर भी हमें कम से कम इस चीज़ को बहुत पुरजोर और एक शिद्दत के साथ जब भी कोई गांधी के बारे में बात करे तो हमें गांधी के बारे में कम से कम हम वो सब सत्य को कम से कम उद्घाटित करें, गांधी को हम पढ़ें और गांधी के पढ़ने के लिए प्रति लोगों को प्रेरित भी करें। जब तक हम गांधी और नेहरू इन दोनों को पढ़ेंगे नहीं तब तक हम उस पूर्वाग्रह से ही ग्रसित रहेंगे। मगर मंडलेश्वर, मैं तो इस बारे में बहुत ज़्यादा आश्वस्त हूँ कि गांधी तब भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है, आगे भी प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इंसान की नेचर है और कॉन्फ्लिक्ट से जो रिजोल्यूशन है वो गांधी है। तो गांधी के बारे में जो अफवाहें फैल रही हैं या फिर गांधी को लोग जो डिसलाइक करते हैं, क्या एक कारण है कि उन्होंने गांधी को इतना पढ़ा नहीं? नहीं, अब देखिए, ये तो समस्या कुछ स्टेट की भी है, कुछ हमारे सिलेबसेस की समस्या है कि हम गांधी के बारे में, और दूसरा क्षमा कीजिएगा, ये आपके और मेरे जैसे लोगों की भी इसकी एक जिम्मेदारी बनती थी, विशेषकर जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है कि वो भी इन बादलों को छाटने का प्रयास करता। मगर ये सब दुर्भाग्य से पिछले सालों में नहीं हो पा रहा। मगर ये मैं मानता हूँ ये अल्पकालिक है, ये फॉर ए टाइम बीइंग है। गांधी को कोई भी ग्रहण बहुत ज़्यादा दिन तक उसके प्रकाश को रोक नहीं सकता और रुकेगा भी नहीं। ये अल्पकालिक है, थोड़े दिन का है, थोड़े दिन बाद वापस गांधी का सूर्य वैसे ही चमकेगा जिसके लिए गांधी ट्रू सेंस पे डिजर्व करते हैं। जैसा आपने कहा कि हाउस ऑफ कॉमन्स में भी गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है, गांधी जी की देश ही नहीं दुनिया के कई अन्य देशों में भी मान्यता है। तो ये जो मान्यता है गांधी जी की, वो अहिंसा के सिद्धांत के लिए या हिंदुस्तान की आज़ादी में उनके योगदान को लेकर के? देखिए, बात एक है कि गांधी की जो मूर्ति हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने लगा रखी है उसके पीछे केवल आज़ादी का आंदोलन नहीं है। देखिए, आज़ादी का आंदोलन तो बहुत सारे, हर मुल्क में इस ढंग के आंदोलन खड़े हुए हैं और हर मुल्क के अंदर इस ढंग का काम हुआ है। इंडोनेशिया में सुकार्नो ये काम कर रहे थे, या बहुत जगह, हर जगह ये ऐसे काम हुए हैं। मगर गांधी केवल आज़ादी के योद्धा नहीं है, गांधी जो है वो मानव मुक्ति के योद्धा हैं। गांधी जो है वो जो जिस चीज़ के योद्धा हैं, मैंने आपको पहले बोला था, वो अंत्योदय के योद्धा है कि पंक्ति में जो सबसे पीछे खड़ा है उसको आगे लाया जाए। तो ये जो चीज़ है अंत्योदय, जो मैंने आपको बात बताई, अहिंसा की आपको बात बताई, मैंने सत्याग्रह के बारे में आपको मैं निवेदन करूं, तो ये किसी एक देश, काल और परिस्थिति तक सीमित नहीं है। जितना अंत्योदय भारत के लिए प्रासंगिक है उतना ही प्रासंगिक अफ्रीका के किसी मुल्क के लिए, उतना ही प्रासंगिक लैटिन अमेरिका के भी किसी मुल्क के लिए, उतना ही प्रासंगिक वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी है, क्योंकि वहाँ भी स्लम्स हैं, वहाँ भी गरीबी है, वहाँ भी डाउन टूडन्स हैं। तो आप ये मान लीजिएगा, गांधी अगर मेरे लिए आदर्श है तो गांधी मार्टिन लूथर किंग के लिए भी आदर्श है, और वो गांधी इसलिए आदर्श है क्योंकि गांधी केवल भारत के नायक नहीं, गांधी मानवता के नायक हैं। गांधी अगर मेरे नायक हैं तो गांधी दक्षिणी अफ्रीका के उस आंदोलनकारी, जो पूरी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने तो नाम ही उसको अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस रख लिया। तो आप उनके इंस्पिरेशन को आप देखिए कि वो पूरी के पूरे वो मानवीय मुक्ति के नायक हैं, वो मानवीय उत्थान के नायक हैं, वो मानवीय संघर्षों के बीच में एक समाधान प्रस्तुत करते हैं, वो गरीब और अमीर के बीच की खाई को ट्रस्टीशिप से निजात दिलाने की बात करते हैं। और गांधी की जो ट्रस्टीशिप है वो डीप रूटेड है, हमारे वेदों के अंदर डीप रूटेड है। ईशावास्यो उपनिषद का जो पहला मंत्र है, तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गिद्ध, कि गिद्ध मत बनो। अगर आप पैसा भी आपके पास है तो गिद्ध मत बनिए, आप उस पैसे को त्याग की भावना से भोगिए और जितना गरिमापूर्ण जिंदगी आप जी सकते हैं उतना रखिए, और बाकी वापस आप समाज में फ्लो बैक कर दीजिएगा। अब बताइए ना, ये बात केवल भारत के लिए प्रासंगिक थोड़ी है। ये सच बात है कि पूंजीवाद के भी जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद की जिस चीज़ के लिए आप क्रिटिसिज्म करते हैं, अगर उसमें ट्रस्टीशिप जोड़ देंगे तो वो एक बहुत खूबसूरत एक तंत्र बन जाएगा। मगर गांधी इसके लिए स्टेट की गुंडागर्दी को
प्रमोट नहीं करते, स्वेच्छा से कर। गांधी कहते हैं कि व्यक्ति की खुद की नैतिकता को इतना ऊंचा उठा दिया जाए कि बिना स्टेट के अंकुश के ये कामों, क्योंकि स्टेट के अंदर एक एसेंशियल एक इंग्रेडिएंट होता है कि स्टेट जो है वो टायरेनिकल है, वो अत्याचारी है। तो गांधी जानते थे कि अगर स्टेट को पावर दे दी तो स्टेट फिर अत्याचार करेगा, करप्शन करेगा, आपकी जेब में से पैसा निकालेगा, फोर्सफुली निकाल लेगा, आपकी फाइलों को डिस्टॉर्ट करके आपसे पैसा एक्सट्रॉर्ट करेगा। तो गांधी कहते हैं कि नहीं, स्टेट इज नॉट नीडेड। स्टेट तो अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, करप्शन करेगा। व्यक्ति का ही इतना आप नैतिक उत्थान कर दीजिएगा कि व्यक्ति खुद ही उन सब चीज़ों से बचे जिसके लिए आप बहुत सारे कानूनों का उपबंध करते हैं। तो गांधी पर एक सबसे बड़ा आरोप लगता है और जिसकी वजह से ज़्यादा अफवाह फैलाई गई और जिससे लोग उनसे थोड़ा नफरत के भाव में आए, वो ये है कि गांधी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो तीनों की फांसी होनी थी उसको रुकवाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ये गांधी इम्पैक्ट का कुछ लोग कहते हैं कि वो हिस्सा बनने चाहिए थे, मगर सच बात तो ये है कि आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि गांधी तब सत्ता में नहीं थे। पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट पावर में थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी के सामने ये उन्होंने रखा था कि जिनके ऊपर भी हिंसा का आरोप नहीं है उन सब को हम आपके कहने से मुक्त कर सकते हैं, मगर जो हिंसा जिन्होंने की है, या क्योंकि सॉन्डर्स की एसेसिनेशन में भगत सिंह का योगदान था। मैं आज ये मानता हूँ कि सॉन्डर्स, अगर लाला लाजपत राय को अगर प्रताड़ित किया जाएगा तो भगत सिंह का उद्वेलित होना बिल्कुल जस्टिफाई था। मैं उस चीज़ के जस्टिफिकेशन और क्वेश्चन नहीं उठा रहा, मगर आपको गांधी की खुद की अपनी सीमाएं भी समझनी पड़ेंगी। आज़ाद मुल्क नहीं था और अभी आज़ादी को आने में लगभग 1.5 दशक का समय था। गांधी की अपनी सीमाएं थीं। गांधी कोई सॉवरेन स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। गांधी केवल एक आंदोलन के नेता थे। आप आंदोलन के नेता के ऊपर अगर आप ये लांछन लगाएं कि वो स्टेट को रन कर रहे थे तो ये फिर आप गांधी के साथ अन्याय। लेकिन लोगों का मानना है कि गांधी चाहते तो उनकी फांसी को रुकवा सकते थे। तो गांधी चाहते तो तभी देश को आज़ाद क्यों नहीं करवा सकते थे भाई? अगर गांधी इतने ही अगर उस टाइम अगर सर्वशक्ति संपन्न एक सॉवरेन थे, सार्वभौमिक थे, या आप जिसके, तो गांधी ऐसा नहीं थे। गांधी केवल एक आंदोलन के सर्वमान्य नेता थे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि करोड़ों भारतीयों का जो जनमानस था वो गांधी के पीछे पीछे चल रहा था। गांधी देश के लोगों की आत्मा के अंदर तो राज कर रहे थे, मगर गांधी नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में राज नहीं कर रहे थे। कई लोग ये भी तर्क देते हैं कि उस समय यदि भगत सिंह की फांसी रुक जाती तो गांधी से भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाते और गांधी से भी ज़्यादा बड़ा उनका योगदान होता, तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है। नहीं, देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को बहुत अच्छी तरह नहीं पढ़ा या जिन्होंने समकालीन इतिहास को नहीं पढ़ा है ना। गांधी हैं और गांधी का पूरा अपना एक इरा है, गांधी का अपना एक युग है 1915 से लेकर 1948 तक। और गांधी एक वाइडली रेड, वाइडली रिकॉग्नाइज, एक बहुत एक अलहदा किस्म के इंसान थे। मैं गांधी की किसी से तुलना करना भी मैं मानता हूँ कि गांधी के बारे में हमारे अज्ञान को दर्शाता है। गांधी एक पीयरलेस लीडर है। भगत सिंह की क्रांतिकारिता, भगत सिंह की प्रतिभा, वो निस्संदेह बहुत, भगत सिंह की प्रतिभा में कोई कमजोरी नहीं थी। अगर आप उनकी डायरी को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि छोटी सी उम्र में वो जो मैच्योरिटी भगत सिंह ने गेन की थी, दैट वाज कमेंडेबल, दैट वाज कमेंडेबल। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट थिंग, बट गांधी हैं, भगत सिंह है। गांधी और भगत सिंह दोनों एक अलग ढंग से प्रातः स्मरणीय, दोनों सम्माननीय हैं और दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। गांधी जी पर दूसरा जो बड़ा आरोप लगता है वो ये है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करवा दिया, यानी भारत का बंटवारा करवा दिया और 2 देश बन गए। देखो, यहाँ भी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी गांधी को पढ़ा है या उस समकालीन इतिहास को पढ़ा है, वो गांधी के ऊपर ये लांछन नहीं लगा सकते। गांधी ने तो ये कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, और गांधी उसके लिए बहुत ज़्यादा कृत संकल्पित थे। वो इतने कृत संकल्पित थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मगर समस्या कहाँ आन पड़ी, जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, और डायरेक्ट एक्शन डे के तहत पूरे देश में एक व्यापक हिंसा फैला दी गई। हर जगह इतनी व्यापक हिंसा फैला दी गई, और गांधी की अपनी एक सीमाएं थी। गांधी ने भरसक प्रयास किया। गांधी बंगाल गए, पूर्वी बंगाल गए जो आज बांग्लादेश है। गांधी एक जगह जाते, दूसरी जगह हिंसा फैल जाती। गांधी कलकत्ता जाते, नोआखली में हिंसा फैलती। गांधी नोआखली जाते,
कलकत्ता में हिंसा फैलती। जब गांधी दोनों जगहों को शांत करते तो पता लगा कि आपके पश्चिमी पंजाब के अंदर हिंसा फैल गई। हिंसा का स्तर इतना ज़्यादा व्यापक था कि अंत में वल्लभ भाई पटेल ने एक बात कही कि अगर हम इस आज़ादी को, भले ही वो खंडित आज़ादी है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो पूरा देश एक सिविल वॉर में चला जाएगा। गांधी ये तो चाहते थे कि भारत अखंड रहे, भारत अक्षुण्ण रहे, मगर अगर पूरा देश, अगर उसमें सिविल वॉर बिल्कुल आसन्न आ गया, बिल्कुल आपको लग रहा है कि अब अगर नहीं तो फिर हम कभी भी इस देश को इंटीग्रेट ही नहीं रख सकते। हर जिले के अंदर पटेल को तो अगर हम उद्धृत करो तो पटेल कहता है कि अगर हम इसे स्वीकार नहीं करते हमें हर शहर में एक पाकिस्तान दिखता। तो ये एक बहुत एक अभूतपूर्व परिस्थितियां थी, मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। जब आप कल्पना कीजिएगा 20 लाख लोग का जेनोसाइड हो जाए, 20 लाख लोगों की लाशों के बाद भारत को अखंड रखना लगभग असंभव हो गया था। मैं दावे से कह सकता हूँ कि दुनिया में कोई भी संवेदनशील हृदय उस टाइम भले नम आंखों से और रोते हुए दिल से स्वीकार करता, मगर उसे पाकिस्तान और भारत का विभाजन स्वीकार करना पड़ता। अदरवाइज आपको मैं ये बात बता देता हूँ, बखूबी बता देना चाहता हूँ, गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, इन सब लोगों की देशभक्ति या देश के प्रति प्रेम आपके प्रेम और मेरे प्रेम से कमज़ोर नहीं था, मगर परिस्थितियां जो थीं वो परिस्थितियां इतनी विकट थीं, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, इतनी अनप्रेसिडेंटेड थी कि मानवीय इतिहास ने इतना रक्त रंजित विभाजन कभी नहीं देखा। और इतनी रक्त रंजना के बाद आप कैसे इस देश को इकट्ठा रख सकते थे? आप रख ही नहीं सकते थे। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और फिर भी गांधी वो शख्स थे जो सबसे अंत में माने। अगर आप उस इतिहास को भी पढ़ेंगे तो पहले जो लोग माने, क्योंकि आप डोमिनिक लिपियरे की जो फ्रीडम ऑफ मिडनाइट आप उसको पढ़िएगा कि वो 1.5 साल का चित्रण करता है, 1.5-2 साल का। उसमें आपको लगेगा कि गांधी कितने विवश थे, गांधी कितने हताश थे। और मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मेरे पिता आचार्य पुरुषोत्तम उत्तम गांधी के अंतिम प्रार्थना सभाओं में थे। और गांधी के अंतिम प्रार्थना सभाओं में जो गांधी जो हृदय स्पर्शी मर्म जो बातें कहते थे, आप वो सुनने तो आपको रोना आ जाएगा। गांधी कहते थे कि अब मैं जीना नहीं चाहता, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, पूरा देश मनमानी कर रहा है और ऊपर भगवान मुझे उठा ले। जब आदमी ऐसी हताश और निराश बात कब करता है? जब गांधी को लगता है कि जो देश मेरे पीछे चल रहा था, जो 27 साल इस आंदोलन में मेरे पीछे चल रहा था, आज स्वतंत्रता के बाद जाति विश्वमन और जाति घृणा से प्रेरित होकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जब ऐसी स्थिति हुई तो फिर ये था कि भारत विखंडित हो जाए तभी हम सशक्त बन सकते हैं। तो देश के व्यापक हित में गांधी ने अंत में, सबसे अंत में, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सबसे अंत में जब पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव जब गांधी के पास लेके गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधी को मनाना मुश्किल था, मगर एट द एंड ऑफ द डे जो देश की परिस्थितियां हैं, जो देश का जो पूरा जनमत है, उसके सामने गांधी नतमस्तक होते हुए उन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि 15 अगस्त 1947 को जब दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब भी गांधी नोआखली में जो हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो दंगा चल रहा था उसको शांत करवाने के लिए अनशन पर बैठे हुए थे। उस समय भी गांधी का वो जो प्रयास था उसने गांधी को मानवीय इतिहास का इसी से प्रेरित होके अल्बर्ट आइंस्टीन एक बात कहते हैं कि आने वाली जनरेशन्स इस बात को मानेंगी नहीं कि इस प्लेनेट के ऊपर, इस धरती के ऊपर, इस ग्रह के ऊपर हार्ड मास का एक ऐसा भी इंसान होके गुजरा है जो निस्वार्थ, निष्प्रह और बिल्कुल अलग किस्म से सोचता है। तो गांधी एक मानव नहीं, एक महामानव थे। और उस महामानवता को उन्होंने तब ये भी किया। देखिए, आप ये बताइएगा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग बाग लड़ पड़ते हैं। लोग बाग प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, एमएलए, एमपी। अगर हम तो छोटे से ग्रास रूट की बात भी करें तो सरपंच और प्रधान बनने के लिए लोग कितना क्या कर देते हैं। बिल्कुल गांधी चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, बट वो सत्ता से कोई मतलब ही नहीं था। ही जस्ट वॉन्टेड वन थिंग कि भारत एक आज़ाद मुल्क बने। और जब नेहरू ने पूछा कि बापू
आप कैसी आज़ादी चाहते हैं इस देश के लिए? तो गांधी ने एक जवाब दिया था कि मैं इस देश की आज़ादी, ऐसी आज़ादी चाहता हूँ कि बाकी मुल्क के लोग रश्क करें कि अगर आज़ादी हो तो भारत जैसी आज़ादी हो, जहाँ पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा इंसान भी सबसे पहले पाता है। तो गांधी तो एक अलग ढंग के इंसान है, और गांधी पे ये सारी जो तोहमत है, ये पूरे हमारे भारतीय राष्ट्र राज्य के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा धब्बा है। गांधी जी पर एक और आरोप लगता है, जिससे एक उनके जो निर्णय की बड़ी आलोचना होती है कि जब 1946 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना था तो 12 प्रांतीय कमेटियों ने, 15 में से 12 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार पटेल को अपना नेता चुना, और तीन उन्होंने भी नेहरू को नहीं चुना, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सरदार पटेल से अपना नॉमिनेशन वापस करवाया और नेहरू को प्रधानमंत्री चुना। तो इसकी भी बड़ी आलोचना होती है, इसको आप कैसे नहीं, देखिए पहली बात तो ये केवल एक नैरेटिव है, इसका रियलिटी से उतना वास्ता नहीं है। मगर ये बात इतनी बार रिपीट की गई है, कि लोगों को भी बात सच लगने, वो कहते हैं ना कि झूठ को भी बार बार रिपीट किया जाए तो सच लगने लगता है। नैरेटिव जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात है, देखिए गांधी एक अलग ढंग के इंसान थे। 40 के दशक के अंदर लोग ये मानते थे गांधी के बाद शायद गांधी के, लेकिन थोड़ा इसमें ये बताइए कि कितना नैरेटिव है और कितना सच है। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा हल्का सा 1940 से बता रहा हूँ, जब गांधी के उत्तराधिकार का पहला प्रश्न उठा। 1940 में गांधी के उत्तराधिकार का प्रश्न उठने लगा, हु आफ्टर गांधी। तो कुछ लोगों ने कहा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गांधी के बाद उत्तराधिकार संभालेंगे, क्योंकि वो उनके समधी थे। लोग गांधी को जो नहीं समझते, आज आनुवंशिक राजनीति की बात होती है, आज रिश्तेदारी नातेदारी में राजनीतियाँ घूमती हैं, मगर वो गांधी थे, वो महामानव थे। अगर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उनके समधी थे तो वो निस्संदेह कम से कम उस उत्तराधिकारी की लिस्ट से तत्काल उसी क्षण बाहर आ गए थे। अब आ जाइए पटेल और नेहरू। देखिए आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो पटेल की उम्र क्या थी? पटेल गांधी के समवयस्क थे। बिल्कुल। पटेल और गांधी की उम्र के अंदर केवल कुछ महीनों का ही अंतर था, तो गांधी के समवयस्क थे। और नेहरू कितने छोटे थे गांधी से? वो गांधी से लगभग 20 ईयर्स छोटे थे, 20 साल छोटे थे। पटेल और गांधी से नेहरू 20 साल छोटे थे। यहाँ एक तो उम्र का जो मामला था वो नेहरू के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद था कि अगर नेहरू सत्ता में आते हैं तो 20 ईयर्स या 12 ईयर या 15 ईयर इस देश को लीड करेंगे। और ये हुआ भी। 1950 में पटेल का निधन हो गया। तो गांधी इस बात को फोर्स ही करते थे कि उनकी जो जनरेशन थी, खुद गांधी की जनरेशन जिसके अंदर खुद पटेल भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो अब लंबे टाइम तक जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 47 ईयर ही थी। ऐसी सिचुएशन में पटेल को अगर आप नेतृत्व देते तो साल या 2 साल बाद आपको नया नेतृत्व ढूंढना होता, और नवजात लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। और ये इस चीज़ ने, इतिहास ने सिद्ध भी किया है। पटेल कुछ समय बाद 49 में उनकी डेथ हो गई, लास्ट 49 के अंतिम महीने में उनकी डेथ हो गई। तो ये बता रहा है कि वो केवल आज़ादी के बाद केवल 2 साल और कुछ महीने ही वो जिंदा रहे। दूसरी बात, गांधी ये चाहते थे कि एक ऐसा व्यक्ति पावर में आए जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर निष्णात हो। उत्तर प्रदेश से आने के कारण नेहरू के पास ये भी एक प्लस पॉइंट था। दूसरी बात, मैंने अभी आपको एक ऑफ द रिकॉर्ड एक बात कही थी कि हर व्यक्ति अपनी समय की उपज होता है, क्योंकि नेहरू उनसे एक जनरेशन बाद के थे। तो क्योंकि नेहरू एक जनरेशन बाद के थे, वो 1889 में पैदा हुए थे, वो 1869 में पैदा हुए थे। 20 ईयर्स डिफरेंस। आप सोचिए ना, 20 साल के अंदर एक जनरेशन बदल जाती है। तो वो मानते थे कि ये नई जनरेशन का लड़का है, ये एक नया विज़न लेके आएगा, और इस नए विज़न की इस देश को बहुत बड़ी दरकार है। और ये सिद्ध भी हुआ। जो गांधी का जो निर्णय था वो तब सिद्ध हुआ जब भारत का संविधान प्रस्तुत हुआ। उसमें सारा जो विज़न है वो नेहरू का विज़न है। उसके बाद ये सिद्ध हुआ जब एक के बाद एक
बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े किए गए, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस खड़े किए गए, भले वो चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट का आपका जो पावर ऑफ सेपरेशन का जो मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत रियल सेंस में लागू किया गया, उन सब चीज़ों ने आज ये सिद्ध कर दिया है कि भारत में जो भी चीज़ें गर्व करने लायक है, जो भी चीज़ें गर्व करने लायक है, वो सब, चाहे वो IITs हो चाहे IIMs हो, वो सब चीज़ें वो नेहरू की देन है। तो इसको आप समझ लीजिएगा कि गांधी का वो जो निर्णय था वो समयानुकूल था, और नेहरू उस समय इंटरनेशनली नॉन भी थे, इस देश के हित में था, और उससे ज़्यादा बेहतर कोई निर्णय नहीं हो सकता था। ये वक्त ने भी सिद्ध कर दिया, क्योंकि पटेल साहब केवल 2 साल ही जिंदा रहे। नेहरू 64 के अंदर उनकी डेथ हुई। तो एक नव लोकतंत्र को, नेसेंट डेमोक्रेसी को एक स्टेबल लीडरशिप चाहिए थी, एक ऐसी लीडरशिप चाहिए थी जो कम से कम 2 दशक इस देश को स्थिर एक निज़ाम, एक स्थिर एक सरकार दे सके। और नेहरू ने इस चीज़ को बहुत ही प्रॉपरली फुलफिल किया। गांधी की उन सारी एक्सपेक्टेशंस को, देश की सारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल किया। अगर आज ये देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, तो आपको यकीन मानिएगा वो फाउंडेशंस, जो फाउंडेशन को जिस नींव के ऊपर ये देश खड़ा है, उस नींव को नेहरू ने गांधी के आशीर्वाद से स्थापित की। गांधी के हिसाब से हर व्यक्ति मिलके भारत को कॉन्स्टिट्यूट करता है। जो नेहरू का वो एक वक्तव्य है ना डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, कि जब तक हर व्यक्ति की जय नहीं हो, भारत माता की जय नहीं है। तो भारत माता की जय, ये जो नेहरू को जो भारत माता की जय की बात का जो प्रेरणा मिली, ये गांधी से ही मिली है, कि जब तक हर व्यक्ति की, हर एक इंसान की जय नहीं हो, आपकी जय नहीं हो, मेरी जय नहीं हो, सबकी जय नहीं हो, तब तक भारत की जय नहीं है। और निसंदेह जब आप ये बात कर रहे हैं, तो दलित भी तो उसी का एक हिस्सा है। और फिर गांधी के जितने भी सृजनात्मक कार्य हैं, आप उनको भी आप देखिए, गांधी जिनको क्रिएटिव वर्क्स के रूप में लेते थे, कि गांधी के आश्रम के अंदर वो दलितों के अगर तारत साफ कर रहे थे, उनके गटर साफ कर रहे थे, तो वो के लोगों तक एक मैसेज ही पहुंचाना चाहते थे। गांधी ने अगर हरिजन बस्तियों के अंदर जाके सफाइयों के व्यापक अभियान चलाए, वो एक मैसेज ही देना चाहते थे। हाँ, मगर वो ये जरूर मान चाहते थे गांधी कि दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, उनको एलिनेट मत करिए। गांधी उनको उनसे गांधी, क्योंकि देखिए पूरी जो भारत का जो पूरा जो हमारा समाज है, उसी का अभिन्न अंग दलित समाज भी है। वो हमारे ही भाई हैं। आप अगर उनको हमसे अलग करने की बात करते हो तो गलत है। और गांधी अगर उनको गले से लगाना चाहते थे दलितों को, और ये चाहते थे कि दलित भी हमारे समाज का अंग है, हम इन्हें गले लगाएंगे, आप इन्हें प्लीज़ 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 अलग मत करिएगा। क्योंकि सेकेंड गोल में सम्मेलन में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी रैमजे मैकडोनाल्ड की, वो ये चाहती थी कि दलितों को भारतीय समाज से अलग कर दिया जाए। गांधी इसके विरोध में थे, और होना भी चाहिए था, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, वो हमारे भाई हैं, वो रक्त से हमारे संबंधी हैं, उनका डीएनए हमारा है। दलितों में और हमारे डीएनए में कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी उसी डीएनए को कैरी कर रहे हैं, वो भी उसी संस्कृति को कैरी कर रहे हैं। अगर आप उनसे हमें अलग कराएंगे तो हमारा मतभेद है। तो गांधी उनको इंटीग्रल पार्ट मानते थे। गांधी चाहते थे कि उनका हमारे ही साथ, हम ही उनको ऊपर लेके आए, और हमारा कर्तव्य, हमें से हर एक आदमी का पुनित कर्तव्य है कि उनमें से सबको हम ऊपर लेके आए। दलितों को अगर नहीं लेके आ रहे तो हमारी नींद बेमानी है, हमारा सोना निरर्थक है। तो गांधी तो इतने उदात्त और इस ढंग से सोचते थे। अब ऐसे में अगर गांधी के ऊपर किसी भी ढंग की तोहमत अगर आप कोई भी अगर लगा रहा है, तो मैं मानता हूँ वो गांधी को नहीं जानता या उसने गांधी को नहीं समझा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने को लेकर भी विवाद होता है। लोग कहते हैं कि इस भारत माता है, और भारत माता का कोई पिता कैसे हो सकता है, राष्ट्र का कोई पिता कैसे हो सकता है? हाँ, देखिए ये एक अच्छा सवाल है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो आपने पूछा है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है। राष्ट्रपिता, सच बात है कि राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर राष्ट्रपिता उन्हें कहा जाता है क्योंकि हर मुल्क का एक राष्ट्रवाद होता है। हमारा जो राष्ट्रवाद है वो जोड़ने का राष्ट्रवाद है, कि हर व्यक्ति जो भारत का वासी है, वो भारत का बाशिंदा है, वो किसी जात का है, किसी धर्म का है, वो सब भारत के नागरिक हैं। उन सबको अवसर की समानता है, उन सब के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी है। तो ये जो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, और ये राष्ट्रवाद की अवधारणा ये भी एक 5000 साल पुरानी हमारी उस ट्रेडिशन का पार्ट है।
जो नेहरू, रामधारी दिनकर की एक किताब है संस्कृति के चार अध्याय, तो वहाँ नेहरू उसके प्रस्तावना में कहते हैं कि ये चारों जो खंड हैं ये हमारे और सब पे हमें गर्व है। तो अब ये बात है कि ये जो राष्ट्रवाद की जो मॉडर्न इंडिया की जो अवधारणा है ये किन लोगों ने डेवलप की, जिन लोगों ने इस राष्ट्रवाद की अवधारणा को डेवलप किया उन्हें वहाँ का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो बेसिकली कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ जो नेशनलिज्म है, हमारा जो मॉडर्न स्टेट है इंडिया का, जो मॉडर्न जो आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य है, इसके राष्ट्रवाद का निर्माण या उस विचारधारा को किसने मुकम्मल किया, बात ये है। और यहाँ से गांधी राष्ट्रपिता हैं, क्योंकि आज जो जोड़ने वाला जो राष्ट्रवाद है, क्योंकि आज एक तोड़ने वाला राष्ट्रवाद भी हो गया है जो कहता है धर्म के आधार पे आप राष्ट्रों को तोड़िए। गांधी जोड़ने वाले राष्ट्रवाद की बात करते हैं, गांधी गले लगाने वाले राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो जो गले लगाने वाला जो राष्ट्रवाद है उसके जनक गांधी हैं, इसलिए गांधी राष्ट्र। आपने जोड़ने की बात की तो मुझे भी लगता है कि गांधी इस भारत के इतिहास में सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं, क्योंकि 1915 और 1920 के दौर में उन्होंने देश के लोगों में आज़ादी की जो चेतना जागृत की वो बाकी एक बड़ी उपलब्धि थी। आप कैसे देखते हो उन्हें एक कम्युनिकेटर के तौर पे? देखिए गांधी क्योंकि दिल से बात करते थे, वो बी ऑनेस्ट हमेशा रहते थे, और जब दिल से बात करते हैं तो वो वाली बात है ना, दिल की बात सुनिए दिल वाला। जब मैं अपने दिल से सच बात बोलूँगा तो आपके दिल को छुएगी। तो गांधी की जो पूरी खुसूसियत है, गांधी की जो कुल खूबी है, गांधी कोई बहुत बड़े भाषा विज्ञ नहीं थे। गांधी खुद अपनी एक गीता का ट्रांसलेशन जब वो कर रहे थे गांधी, तो वो कहते हैं कि मैं लोकमान्य तिलक जैसा विद्वान नहीं हूँ कि मैं गीता रहस्य जैसी किताब लिख दूँ, मैं तो एक सामान्य जन की बात करता हूँ। और गांधी ने हमेशा सामान्य जन की, सामान्य जो बोलने वाली बोली है उसमें गांधी ने बात की, मगर क्योंकि बात वो दिल से करते थे इसलिए लोगों के दिलों में उतरती थी। और यही गांधी का रहस्य है कि वो जो सत्य है, सत्य हमेशा प्रभावित करता है, लॉन्ग टर्म में तो पक्का प्रभावित करता है। और गांधी का जो सत्य और अहिंसा का जो मार्ग है, इसीलिए पूरा देश उनके पीछे चल पड़ा। ना कोई शक्ति, ना कोई ताकत, ना कोई आनुवंशिक बल, ना कोई धन बल, मगर फिर भी अगर लोग चलें तो वो नैतिक बल है, वो उनका आध्यात्मिक बल है, वो उनका एक सच्चाई की ताकत है। और गांधी की पूरी ताकत का सच्चाई की ताकत है, और वो ही उनके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है। गांधी वाज नेवर एवर बीन वेरी गुड कम्युनिकेटर। अगर आप उस और ओरेटरी स्किल्स के व्यू पॉइंट से बात करें, उनके समकालीन जो दुनिया में लोग थे, एडोल्फ हिटलर जैसे लोग थे, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरेटर, मुसोलिनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरेटर थे। उसके बीच में आप गांधी को देखेंगे तो गांधी ऐसा लगेगा जैसे आपके घर के बुजुर्ग आपसे बात कर रहे हैं। मगर घर का बुजुर्ग जब आपसे बात करता है, मंडलेश्वर भाई, तो आपके ऊपर अलग ढंग से आपके दिमाग पे उसका असर करता है। तो गांधी पूरे देश के लिए उस जमाने में बुजुर्ग थे, इसलिए लोग उनको बापू कहते थे। तो जब बापू अपने बच्चों से कोई बात कहता है तो निसंदेह दिल पे उतरती है, और वो इसलिए उतर रही थी कि उसमें सच्चाई थी। तो आज के पॉडकास्ट में हमने जैसे बातचीत की कि गांधी को सुनील शर्मा जी ने एक महामानव के तौर पे बताया। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस पॉडकास्ट को अपने ऐसे लोगों में भी शेयर करें जिनमें गांधी को लेके अफवाह फैली हुई है, गलत फहमियाँ हैं, और वो उन्हें डिसलाइक की दृष्टि से देखते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे बुलाया।